Hello student, today we will discuss about the electrochemical cell and Gibbs energy of the reaction. Electrochemical cell और Gibbs energy. तो electrochemical cell क्या करता है? It convert electrochemical energy या chemical energy into electric energy. इसका काम है chemical energy को electric energy में convert करना. तो इसका मतलब है कि it transfer the electric energy by doing वर्क करके ये जो है तो सिस्टम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वर्क करता है बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट से एनर्जी को ये ट्रांसफर करता है और इस तरह से ये वर्क करता है। तो हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो वर्क डन है वो गिब्स एनर्जी से किस तरह से रिलेटेड है। इसके लिए हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड करना है कि क्वांटिटेटिवली कितना वर्क कर सकता है कोई सेल इतने टाइम में या इतने मतलब जो है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल जो है कंसंट्रेशन इस तरह से। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स the system does work by transferring electrical energy through external circuit. external circuit में से electrical energy को जो पास करते हैं ट्रांसफर करते हैं वो उसका वर्क कहलाएगा। तो हम जानते हैं जैसे कि we know that Gibbs energy is the maximum energy that can be converted into useful work. वो सिस्टम की रिएक्शन की वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी जिसको हम किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जी सिंबल या डेल्टा जी। चेंज इन गिब्स एनर्जी मींस डेल्टा जी एंड गिब्स एनर्जी डिनोटेड बाय द जी। तो जो गिब्स एनर्जी होगा फॉर ए रिएक्शन इज ए मेजर ऑफ मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से जो भी वर्क होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में वो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गिब्स एनर्जी। बिकॉज डेल्टा आर जी मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल। सेल से कितना मैक्सिमम वर्क हम ऑब्टेन कर सकते हैं और वो वर्क किसके रूप में होता है, बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो अब ये मैक्सिमम वर्क किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज पास्ड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। जो वर्क होगा वो होगा टोटल चार्ज पास्ड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हम इसको टाइमली मतलब 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई किया गया है वो वर्क डन होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ड। तो इसी रिएक्शन में जैसे डेल्टा जी हमने फाइंड किया हुआ था, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क। अब मैक्सिमम वर्क कितना होगा, तो इस स्टेटमेंट से हम मैक्सिमम वर्क फाइंड कर सकते हैं। वर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज होगा Q मल्टीप्लाइड बाय ई सेल। अब हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू NF इस फॉर्मूले के द्वारा भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। टोटल चार्ज मतलब है Q और Q इज इक्वल टू होता है NF। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे कांस्टेंट मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल पर कितना इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स में इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं 1 सेकेंड। तो इस तरह से हम उसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू यहाँ पर ये वैल्यू रख दें NF सेल पोटेंशियल, ये हो जाएगा W मैक्स। मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू NF सेल और ये मैक्सिमम वर्क इट इज इक्वल टू द डेल्टा आर जी। तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क और इट इज इक्वल टू NFE सेल। तो इस तरह से डेल्टा जी इज इक्वल टू ये रिलेशनशिप या सिंपली हम
ऐसे भी लिख सकते हैं NF सेल। तो गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे कांस्टेंट एंड E cell means cell potential. So N is the number of moles of electron, F is the Faraday constant 96,500 coulomb value, cell मतलब cell potential। और अभी यहाँ पर work is done by the system, So according to sign convention, work is taken negative. According to thermodynamics law के अकॉर्डिंग यदि हम देखें वर्क यदि सिस्टम के द्वारा यदि वर्क किया जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पर है वर्क डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वर्क माइनस साइन के साथ लेते हैं। और यदि सिस्टम पर यदि वर्क किया जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा RG एंड इट बिकम्स इक्वल टू द माइनस वर्क डन, और ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस सिंबल के साथ माइनस NFE, माइनस NFE सेल आएगा। और इन स्टैंडर्ड कंडीशन यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में से कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा RG नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। जहां पर हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसका फाइंड करेंगे तब हम गिब्स एनर्जी होगी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। यदि सेल पोटेंशियल अलग अलग कंसंट्रेशन पर फाइंड किया है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो गिब्स एनर्जी भी स्टैंडर्ड नहीं होगी। अब यहाँ पर यह है कि गिब्स एनर्जी जो आएगी वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यदि इफ डेल्टा G यदि हमें वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, यदि ये वैल्यू नेगेटिव है मीन्स द रिएक्शन इज फिजिबल। तब रिएक्शन फिजिबल होगा या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी जो अपने आप से प्रोसीड होगी यदि डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरह से इफ डेल्टा G इज इक्वल टू यदि कभी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है रिएक्शन इज नॉन फिजिबल। ये रिएक्शन नहीं चल रही है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो ऐसे केस में मीन्स वो सेल वर्क नहीं कर रहा है। यदि डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव है मीन्स द सेल इज नॉट इन वर्किंग मोड, सेल अभी वर्किंग मोड में नहीं है। नेगेटिव आएगा तभी रिएक्शन फिजिबल होगी, तभी वह सेल भी वर्क डन करेगा। और यदि डेल्टा G की वैल्यू 0 आ रही है मतलब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर आएगा मीन्स दोनों साइड में इक्वल हो गया कंसंट्रेशन, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया है। तो इस तरह से हम गिब्स एनर्जी के द्वारा रिएक्शन की फिजिबिलिटी भी पता कर सकते हैं, कौन से रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू भी यहाँ पर आप 0 का मतलब है रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इस तरह से। अब इसी के द्वारा यदि ये इक्विलिब्रियम पर आ गया तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द गिब्स एनर्जी। अब हमने गिब्स एनर्जी यदि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फाइंड कर ली है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। फ्रॉम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप डेल्टा RG नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, या डेल्टा RG नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। तो इस इक्वेशन को हम यूज करके डेल्टा RG यदि हमको दिया गया है मीन्स गिब्स एनर्जी हम फाइंड कर पाएंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE, तो हम उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि
यदि आप डेल्टा जी और ई नॉट सेल यदि कैलकुलेट कर लेते हैं, देन यू इजली कैलकुलेट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन और इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, जबकि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, और नॉन फिजिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, जबकि ई नॉट सेल मीन्स सेल पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और जब इक्विलिब्रियम पर होगा तो ई नॉट सेल भी जीरो होगा, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से सभी ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताते हैं। डेल्टा जी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा ई नॉट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जैसे किस तरह से क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करना है, तो देखिए द जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड इलेक्ट्रिकल वॉचेस। ये इनका यूज किया जाता है, जिंक और सिल्वर ऑक्साइड का। दो रिएक्शन हमको गिवन है, जिंक ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। Ag2O plus H2O plus 2 electron, it reduced to form 2Ag plus 2OH and the electrode potential is 0.344 volt। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, रिडक्शन वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये गौर करने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये रिडक्शन फॉर्म में है कि किस फॉर्म में है। तो जो रिएक्शन जिस फॉर्म में दिया गया है वही उसका पोटेंशियल होगा। ये जैसे ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और यदि हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल यदि चाहिए है, तो रिडक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक इस तरह से लिख करके माइनस सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है सिर्फ ई नॉट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, इसको पहले कन्वर्ट करना होगा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। 0.76 वोल्ट को हमें कन्वर्ट कर लिया हमने माइनस 0.76 वोल्ट। ये ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्म में है, तो इसका पोटेंशियल ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है। अब इसमें ई नॉट और जी नॉट इनको फाइंड करना है, तो ई नॉट के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ई कैथोड, क्योंकि स्टैंडर्ड ही पूछा गया है। तो फर्स्ट कैलकुलेट द ई नॉट सेल, मीन्स ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड पर मतलब सिल्वर का रिडक्शन हुआ है, तो सिल्वर का रिडक्शन है, इसका पोटेंशियल दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.344 माइनस, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो ऑक्सीडेशन था, बट वी कैन चेंज इट इनटू रिडक्शन पोटेंशियल एंड इट इज इक्वल टू द माइनस 0.76 वोल्ट। तो ई नॉट सेल becomes equal to the total 1.104 वोल्ट। ये निकल आया ई नॉट सेल इस तरह से। अब हम इसी में जी नॉट को फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। माइनस सिंबल के साथ ही यूज करेंगे फॉर्मूले को, प्लस वाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें वर्क डन यहाँ माइनस में चाहिए है। तो n का वैल्यू है, दो इलेक्ट्रॉन दोनों में है, ये इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए n का वैल्यू फाइंड करने के लिए। यदि बराबर नहीं है तो सुटेबल इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल बना लेंगे। यहाँ पर है 2 मोल्स है, F है 96,500 कूलम, ई नॉट सेल दिया गया है 1.104। तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे एंड it is equal to the 213072, ये आएगा कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल। तो इसको हम जूल में भी लिख सकते हैं सेम, या फिर किलोजूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोजूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तो क्या है कि स्टैंडर्ड ही पूछा गया है, यदि स्टैंडर्ड ना हो, इनका हमें कंसंट्रेशन दिया होता
तो हम पहले नस्ट इक्वेशन लगाते और नस्ट इक्वेशन में से ई फाइंड करते, ई सेल पोटेंशियल ओनली, और नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के बाद फिर हम डेल्टा जी लगाते, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यदि स्टैंडर्ड नहीं है तो देखिएगा क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तो पूछ दे क्या ई सेल, लेकिन ये पूछे डेल्टा जी नॉट, तो ई सेल फाइंड करने के लिए हमें नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि डेल्टा जी नॉट के लिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेल पोटेंशियल का यूज करके ही आप जो है वहाँ इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, ई नॉट सेल या ई सेल, डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसी में मान लीजिए के का वैल्यू भी पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। इस वैल्यू को फॉर्मूले को रख करके हम log K का मतलब के का वैल्यू भी वहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये गिब्स एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड, और इट इज आल्सो रिलेटेड टू द नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो आयंस हैं मीन्स कैटायन और एनायंस का ब्रेकडाउन होना। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म कैटायंस एंड एनायन। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। So the process of decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution और molten form या molten state। जब हम इसको पास करेंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और ये डिकम्पोज होगा टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं। तो एनोड को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है साइन का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव जबकि कैथोड पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव ले रहे हैं, कैथोड नेगेटिव, बाकी प्रोसेस सेम है। एनोड पर यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा कैथोड पर, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा जबकि कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। और यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव होने के कारण नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे दे मूव टुवर्ड्स द एनोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाएंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जैसे यदि हम यहाँ पर ये प्लेट कॉपर का ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, और यहाँ सॉल्यूशन यदि हमने लिया हुआ है HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा, HCl ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव मूव करेगा कैथोड की तरफ हाइड्रोजन जाएगा, जबकि क्लोरीन जाएगा एनोड की तरफ। या यहाँ पर यदि हमने क्या किया है कॉपर सल्फेट यदि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया हुआ है कॉपर सल्फेट, तब एनोड पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कॉपर आयन एंड लूजेस टू इलेक्ट्रॉन। तो ये धीरे धीरे रॉड जो है एनोड का लूज होता जाएगा, वेट कम होता जाएगा। वहीं कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वह रिडक्शन होगा इस कॉपर आयन का। ये कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड मेटल के रूप में यहाँ पर इसके चारों ओर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इस तरह से ये मेटल रिफाइनिंग में भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जिसको प्यूरिफाई करना है उसका लेंगे एनोड, और सेम मेटल के प्योर स्टेट वाला जैसे कॉपर इम्प्योर कॉपर का लेंगे एनोड, जबकि प्योर कॉपर का लेंगे कैथोड। ये यहाँ से इम्प्योर कॉपर इसमें डिसॉल्व होगा और यहाँ से कॉपर इसमें मूव करता जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो कैथोड के ऊपर हमें जैसे प्योर कॉपर मिल जाता है, इस तरह से ये रिफाइनिंग मेथड में भी इसका यूज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना, लूज करना, दिस इज ए प्राइमरी चेंज।
Further, if they form molecule or another compound, then this is known as secondary change. तब यह secondary change कहलाएगा। तो हमें यहाँ पर जैसे प्राइमरी चेंज के बारे में जनरली हम पढ़ते हैं, और कितना मतलब कितने समय में वेट यहाँ पर डिपॉजिट होगा, कितना करंट फ्लो करें, इन सब के लिए माइकल फैराडे के द्वारा डिफरेंट तरह के वर्क को परफॉर्म किया गया। तो माइकल फैराडे ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन्होंने जो इलेक्ट्रोलिसिस पर, और उन्होंने पूरे वर्क को समराइज किया इन दो लॉज में उन्होंने समराइज कर दिया। तो इस तरह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये 2 होते हैं। तो सब्सटेंस चाहे एनोड पर डिपॉजिट हो, कैथोड पर डिपॉजिट हो, किसी पर हो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ये है, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, या तो डिपॉजिट हुआ हो या लिबरेट हुआ हो इन द फॉर्म ऑफ गैस एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स किसी भी एनोड पर या कैथोड पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड हुआ है, ये सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कितना इलेक्ट्रिसिटी हमने उस इलेक्ट्रोलाइट से पास किया हुआ है। तो वेट ऑफ सब्सटेंस लेके W इज द वेट ऑफ सब्सटेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज, टोटल चार्ज, ये हो जाएगा Q, और W को हटाएंगे तो ये हो जाएगा ZQ। Z इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। और Q इज इक्वल टू, जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, IT। I इज द करंट एंड T इज द टाइम। Q is equal to IT, total charge is equal to quantity of electricity है, करंट है into time। इसको यहाँ पर भी रख देंगे, W is equal to ZIT। ये फॉर्मूला बन जाएगा, मीन्स वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड कितना हो रहा है। तो W is the weight of substance, Q is total charge, I current, T is the time, Z is the electrochemical equivalent। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये W इज इक्वल टू Z होगा व्हेन 1 एम्पियर करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेकेंड। यहाँ पर हमें टाइम को सेकंड में लेना है और ये करंट एम्पियर में। तो इस तरह से जब हम 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड में पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तब जो W होगा इट बिकम्स इक्वल टू द Z, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इस Z का वैल्यू अलग अलग एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं कैलकुलेशन में, इसको दूसरे अल्टरनेटिव वे में यूज करते हैं। बट हमें यहाँ पर सिर्फ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, जनरल कॉन्सेप्ट। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड लॉ स्टेट दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through different electrolytic solution which are connected in series, the weight of the substance produced at the electrodes, means liberated or deposited at any electrode, are directly proportional to their chemical equivalent weight। तो chemical equivalent weight, जैसे equivalent weight is equal to the molar mass upon valency, या number of electrons लूज्ड और गेन। तो कितना उसने गेन किया है या लूज किया है, उसके अकॉर्डिंग उसका इक्विवेलेंट वेट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने इक्विवेलेंट वेट नॉर्मलिटी इक्वेशन में बताया हुआ था, नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूले में किस तरह से उसको इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। इसको इस देखिए डायग्राम से भी आगे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, या गोल्ड क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई भी लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ले लिया मान लीजिए गोल्ड क्लोराइड AuCl3। तो तीनों को एक सीरीज में कनेक्ट करना है, ये एनोड और ये कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, इस तरह से ये जाएगा सभी में, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव
नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हर एक यहाँ कैथोड पर एक मेटल एटम जो है डिपॉजिट होते जाएंगे। जैसे फर्स्ट में सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, सेकंड में कॉपर डिपॉजिट होगा और थर्ड में गोल्ड डिपॉजिट होगा। अब सीरीज में है तो करंट यहाँ पर सेम रहेगा। करंट मतलब जो है I इज इक्वल टू सेम, ये सभी में सेम फ्लो कर रहे हैं। अब यदि हम यहाँ पर सेम फ्लो है, सेम टाइम के लिए है, तो टोटल चार्ज भी सेम हो जाएगा। इफ चार्ज जो है कितना है, Q इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो हम फ्लो करेंगे वो इक्वल टू द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में फ्लो कर रहे हैं। सभी में फ्लो करेंगे तो सोडियम कितना डिपॉजिट होगा, सोडियम रिड्यूस होगा इस तरह से, सॉलिड मेटल एटम पर डिपॉजिट होगा और ये जो डिपॉजिट होगा इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट जो होगा सोडियम का, इट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। मींस इसकी जो वैलेंसी थी, मोलर मास होता है सोडियम का 23 और वैलेंसी 123 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट जो है यहाँ पर सोडियम का है वो 23। मींस जब हम इसमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो हमें जो मास मिलेगा सोडियम का, इट इज इक्वल टू 23 ग्राम। और क्योंकि इसके लिए एक मोल को डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्वांटिटी है इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह से सेम तरीके से यदि हम कॉपर का फाइंड करना चाहेंगे तो कॉपर में जो वैल्यू होगी, रिएक्शन पहले तो ये होगा कॉपर को, कि कॉपर को 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि कॉपर का मास होता है 63.5, वैलेंसी इसकी 2 है क्योंकि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2, तो ये हो जाएगा 31.75 ग्राम। यहां पर 1 मोल ऑफ यदि हम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, इसमें से यदि 2 मोल फ्लो कर देंगे तो 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 मोल फ्लो करने से ये वैल्यू जस्ट हाफ हो जाएगी, मींस 31.75 ग्राम। तो 31.75 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर। ये कॉपर का इक्विवेलेंट वेट भी है। इसी तरह से भी हम गोल्ड का लें, गोल्ड को इसी तरह से AU पर जो चार्ज है वो +3 है, इसको चाहिए है 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ गोल्ड। AU का मतलब है यहाँ पर कि ये 1 मोल के बराबर है। लेकिन यदि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दें तब कितना वेट डिपॉजिट हो जाएगा, मोलर मास होता है 197/3 इज इक्वल टू 6 और ये आ जाएगा 165.7 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड है यह है 65.7 ग्राम के इक्वल। तो यदि हम सेम क्वांटिटी मींस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों फ्लो करेंगे तो तीनों में जो वेट डिपॉजिट होगा कैथोड पर, इट इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। बट इक्विवेलेंट जो वेट है अभी इस समय पर इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। मॉडर्न टर्म्स में हम इक्विवेलेंट वेट का यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह पर जबकि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना हम फ्लो कर रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो कितना वेट डिपॉजिट होगा उसको यूज करते हैं इक्विवेलेंट वेट का यूज। क्योंकि हम हमेशा हर समय पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं फ्लो कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव वे में द मोल्स ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated is proportional to the number of moles of electrons exchanged during the reaction। कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होंगे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना चार्ज, मतलब हम जैसे
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल। तो यदि हम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू total electrons in 1 mole into charge on 1 electron। यदि हम चार्ज निकालें, this charge is denoted by Q, charge on 1 mole of electron, Q is equal to हो जाएगा total electron in 1 mole, जैसे यहाँ पर है 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by charge on 1 electron। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये वैल्यू हो जाएगी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 96,485 कूलम और अप्रॉक्सीमेटली 96,500 कूलम। तो यदि Q इज इक्वल टू देखा जाए टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मीन्स टोटल चार्ज जो किसी, ये तो 1 मोल के लिए है। अब टोटल चार्ज यदि मान लीजिए 2 मोल है तो हम यहाँ पर रख लेंगे N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले तो 96,500 कूलम, ये हो गया चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इट इज इक्वल टू 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 1 Faraday and it is equal to 96,500 कूलम। अब यदि यहाँ पर 2 मोल ऑफ हो जाएंगे तो 2 इंटू 96,500 हो जाएगा मीन्स Q इज इक्वल टू NF। ये फॉर्मूला हो जाएगा टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड F इज द फैराडे कांस्टेंट। और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500। तो चार्ज यदि हमें किसमें फाइंड करना है, फैराडे में फाइंड करना है, तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1। कितने फैराडे हो गया, 2 फैराडे, 3 फैराडे। यदि कूलम में भी फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 96,500 यहाँ पर रखना होगा। तो हम टोटल चार्ज फाइंड कर पाएंगे कूलम में। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल चार्ज वहाँ पर कितना फ्लो कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल या 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।